Next question is 64th question. Which law of chemical combination is illustrated by the following data? और डेटा है कि 0.5 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग gave 0.28 gram of calcium oxide and 112 milliliters of CO2 at STP conditions. सबसे पहले यू हैव टू राइट द इक्वेशन जिसमें कि आपने लिखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज कैसे होता है, और आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होता है बाय मेकिंग CaO प्लस CO2, और उसने बोला कैल्शियम कार्बोनेट जो डीकंपोज हुआ दैट इज 0.5 ग्राम्स, और जो CaO बन रहा है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज 0.28 ग्राम्स, और CO2 के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इज गिवन दैट इज 112 मिलीलीटर्स, एंड दिस इज एट STP कंडीशंस, 112 मिलीलीटर्स एट STP कंडीशंस। अब आपको पता है कि जो 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 होगी एट STP कंडीशंस वो कितने ग्राम्स के बराबर होनी चाहिए? इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो 22.4 लीटर्स और 22400 मिलीलीटर्स ऑफ CO2 एट STP कंडीशंस will be equal to its molecular weight, that is equal to 44 grams, और लेकिन यहां पे बन रही है 112 मिलीलीटर्स, so 112 milliliters of CO2 at STP will be equal to how many grams? This will be 44 divided by 22400 into 112, and this will be equal to 0.22 grams. अब देखिए हमने ये पता लगा लिया कि CO2 इन ग्राम से 0.22 ग्राम्स। अब ये चेक कीजिए कि 0.28 प्लस 0.22 कितना बनता है? 0.5। दैट मींस जितने रिएक्टेंट्स थे 0.5 ग्राम्स रिएक्टेंट्स थे, और प्रोडक्ट्स कितने बने? 0.28 प्लस 0.22, दे आर आल्सो इक्वल टू 0.5 ग्राम्स। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो C विल बी द आंसर, 64th का C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65th question. The vapor density of gas A is 3 times that of gas B. (65th question) vapor density given है A की and that is 3 times that of gas B. So we will write it down as vapor density of A. जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसी तरह से लिख देंगे थ्राइस वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? ट्वाइस वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर मास, सो इट विल बी ट्वाइस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इक्वल टू 3 इंटू ट्वाइस मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। 2 कैंसल्स आउट, दैट मीन जो वेपर डेंसिटी में रिलेशन था दोनों में वही मॉलिक्यूलर मासेस में रिलेशन है। इसके बाद देखिए उसने कहा है कि इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज m, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी विल बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, दिस इज गिवन टू बी m and he is asking for this thing mm molecular weight of B, so 3 molecular weight of B, so it will be m by 3. So molecular mass of B will be equal to m by 3. So C option. Next question is 66th question. Concentration of HCl is 10 normal. 100 milliliter of 1 normal HCl can be obtained by diluting. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन इज N1V1 is equal to N2V2. Now 66th question,
N1V1 is equal to N2V2. N1 is 10, V1 you have to calculate, और सेकेंड वाली कंडीशंस गिवन है कि यू हैव टू मेक 100 मिलीलीटर ऑफ वन नॉर्मल HCl, and volume is 100 milliliters of this. So V1 will be equal to 100 divided by 10, that is equal to 10 milliliters. 10 मिलीलीटर लेना पड़ेगा आपको 10 नॉर्मल सॉल्यूशन का in order to make 100 milliliter of one normal HCl. So answer will be A, 10 milliliter of concentrated HCl to 100 milliliter. Next question is 67th question. 45 grams of acid of molecular weight 90 are neutralized by 200 milliliter of 5 normal caustic potash. The basicity of the acid is. This is again the question based upon law of Gram equivalents. इसमें भी आपने क्या करना है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब न्यूट्रलाइज होते हैं एसिड और बेस आपस में, तो इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर होने चाहिए. आपने क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर कर देने इस केस में, और उससे आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, जो पूछा गया यहां पे 67th क्वेश्चन. और इसने कहा 40 ग्राम्स ऑफ एसिड, तो आपने पहली बात तो ये करनी है कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इन दिस केस हैव टू बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉस्टिक पोटाश बेस. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एसिड के बारे में, 45 ग्राम्स ऑफ एसिड. तो इसका पहले क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं. ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कैन बी कैलकुलेटेड weight of the acid divided by, so gram equivalents are weight upon the equivalent weight. और equivalent weight कैसे निकलेगा इसका एसिड का, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, जस्ट द मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन. मॉलिक्यूलर वेट इज 90 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड, और वही पूछा है इसने, लेट दैट बेसिसिटी बी x. 90 divided by this thing is 90 divided by x. This is the equivalent weight of this acid. तो यहां पे भी हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले हैं. ग्राम इक्विवेलेंट्स आर वेट अपॉन द इक्विवेलेंट वेट. वेट इज 45 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. वैलेंसी हमें पता नहीं है, बेसिसिटी हमें पता नहीं है, तो डिवाइडेड बाय x. मिली इक्विवेलेंट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे ग्राम इक्विवेलेंट्स को, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विद 1000. सो दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ द बेस, और बेस के मिली इक्विवेलेंट्स देखिए 5 नॉर्मल कॉस्टिक पोटाश एंड 200 मिलीलीटर ऑफ दिस. मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. नॉर्मेलिटी इज 5 इनटू वॉल्यूम इज 200. सो दिस विल बी द इक्वेशन फ्रॉम विच यू कैन कैलकुलेट x. So x will be equal to 2. So basicity of the acid is 2. Answer is B. तो इस क्वेश्चन में ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं, these are also very important questions as far as AIEEE examination is concerned. एसिड की न्यूट्रलाइजेशन है बेस के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने मिली इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर कर देने हैं. मिली इक्विवेलेंट्स एक तो मेथड है, अगर नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है तो मिली इक्विवेलेंट्स निकलते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स. क्योंकि बेस के केस में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन थी, इसलिए मैंने नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मिली इक्विवेलेंट्स निकाले बेस के, कॉस्टिक पोटाश के. लेकिन एसिड के केस में नॉर्मेलिटी वगैरह कुछ गिवन नहीं था, तो मैंने दूसरा फॉर्मूला लगाया है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स पहले निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट्स को मल्टीप्लाई किया 1000 से, वो मिली इक्विवेलेंट्स आ गए. और ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से. वेट गिवन था 45 ग्राम्स, इक्विवेलेंट वेट नहीं गिवन था, जस्ट 90 मॉलिक्यूलर वेट गिवन था. 90 डिवाइडेड बाय द बेसिसिटी ऑफ द एसिड, वो इक्विवेलेंट वेट होगा. बेसिसिटी को मैंने x डाला यहां पे, तो इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए. इनटू 1000 किया, दैट गेव मी द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड. और इसमें इक्वेट कर दिया है मैंने, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट किए, वहां से x निकल जाएगा. तो ऐसा इक्वेट करके आप चाहे मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो,
वैलेंसी हो सकता था गिवन होती यहाँ पे और मॉलिक्यूलर वेट पूछा होता, तो इसी इक्वेशन को यूज करके यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, कुछ भी गायब हो सकता है यहां से, वेट हो सकता था कि वेट पूछता, तो यू हैव टू इक्वेट द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विद द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68th क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑक्सीजन कंबाइंस विद two isotopes of carbon 12 and carbon 14 to form two samples of carbon dioxide. The data illustrates oxygen is combining with carbon 12 and carbon 14 to form two samples of carbon dioxide. कौन सा डेटा होना चाहिए? It will be law of multiple proportions. Carbon dioxide एक में C12 है और दूसरे में it is carbon 14 और बन रही है carbon dioxide in both the cases. इसमें देखिए एक वेट फिक्स्ड है ऑलरेडी ऑक्सीजन दोनों के केसेस में। फर्स्ट केस में देखिए कार्बन कितना है 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम्स। दूसरे केस में देखिए कार्बन कितना है 14 ग्राम्स, ऑक्सीजन कितनी है 32 ग्राम्स। सो वी हैव फिक्स्ड ऑक्सीजन इन दिस केस, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी फिक्स्ड। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर एक दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए और एक के वेट को फिक्स कर दिया जाए, जैसे यहां पे ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो दूसरों का जो रेशियो आना चाहिए आपस में, दैट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो, और 12:14 विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो। 12:14 is 6:7, so this is a simple whole number ratio. So this is in accordance with law of multiple proportions. 68th का B answer. Next question is 69th question. The oxide of an element possesses the formula M2O3. If the equivalent weight of the metal is 9, then the atomic weight of the metal will be. अब इस question में you have to just use the formula that equivalent weight will be equal to atomic weight divided by valency. You have to use this formula. Question number 69th. Equivalent weight is equal to atomic weight divided by valency. So equivalent weight is given, if equivalent weight of the metal is 9, atomic weight you have to calculate, and what is the valency of M in case of M2O3? It has to be, in case of M2O3, cross, you can just cross it. So M will be 3 positive and oxygen will be -2. So M will be, valency will be 3. So valency is 3. So what should be the atomic weight? 9 into 3. So answer will be 27 in this case. So 69th ka, it will be C option 27. You have to just use the formula equivalent weight is equal to atomic weight divided by valency. तो इसने पूछा यहाँ पे then the atomic weight of the metal, मेटल की वैलेंसी देखिए ऑक्साइड में M2O3 है, you have to just cross it, ऊपर को लेके जाएं तो it will be 3 positive and ऑक्सीजन का will be -2. So it will be 3 valency, so atomic weight divided by valency, atomic equivalent weight is given, cross multiply करेंगे 9 into 3, that is 27 will be the atomic weight. Next question, 70th question, an oxide of iodine, I का atomic mass is given 127, contains 25.4 gram of iodine for 8 gram of oxygen. Its formula could be. फॉर्मूला पूछा है इसका, तो सबसे पहले आपको इस केस में कितने मोल्स होंगे आयोडीन के और कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, अगर मोल्स निकल गए, मोलर रेशियो निकल गया, उससे फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड। तो आयोडीन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया देखिए, आई के जो मोल्स निकालने हो आपने, अगर मोल्स कैसे निकलेंगे आई के, वेट जितना गिवन है 25.4 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 127। मोल्स निकालिए आप सबसे पहले आई के, वेट अपॉन द एटॉमिक मास,
and this will be equal to, if we calculate it, this will be 0.2. Similarly, we have to calculate moles of O, and moles of O, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं अगर आपने, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 8 grams of oxygen. So moles will be weight divided by atomic weight, 8 divided by 16, and this will be equal to 0.5. So ratio is 2:5. So formula could be I2O5. तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर वेट्स आर गिवन, वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन, तो आपने सबसे पहले मोल्स निकाल देने हैं बस, और जो मोल्स का रेशियो आएगा दैट विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. सो इट विल बी I2O5, सी ऑप्शन इन केस ऑफ 70th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71st क्वेश्चन. The pair of compounds which cannot exist in solution is. अब इसमें ऑप्शन चेक कीजिए. ए ऑप्शन देखिए, NaHCO3. It is an acidic salt. NaHCO3 is an acidic salt. और NaOH क्या होता है? NaOH is a base. और acidic salt और base में रिएक्शन हो जाएगा? Yes, there will be a reaction between NaHCO3 and NaOH, और salt बनेगा Na2CO3 plus water. So answer has to be first only in this case. A answer will be there, because NaHCO3 is being an acidic salt, it will react with NaOH. By this reaction there will be formation of Na2CO3 plus H2O, so they cannot exist together in the solution, NaHCO3 plus NaOH. So answer will be A, 71st का A answer. Next question is 72nd question. 3 molal NaOH solution has a density of 1.110 grams per milliliter. The molarity of the solution is, molarity calculate करनी है, molality given है. तो 72nd क्वेश्चन, उसने बोला है 3 मोलल NaOH सॉल्यूशन. 3 मोलल NaOH solution. So what does it mean? 3 molar NaOH solution. That means 3 moles of NaOH, they are dissolved in 1 kg of solvent. This is by definition. 3 moles of NaOH dissolved in 1 kg of the solvent. और डेंसिटी भी गिवन है इसमें. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालनी है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इसमें मोलैरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए थे मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो पता चल गए, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो. वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आप उसका मास निकाल लीजिए सॉल्यूशन का. मास कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट तो पता चल गया आपको, सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज देयर, तो सॉल्वेंट को तो पता चल गया 1000 ग्राम्स. व्हाट अबाउट द सॉल्यूट? सॉल्यूट के 3 मोल्स प्रेजेंट है. NaOH यहां पे सॉल्यूट है. 3 मोल्स ऑफ NaOH का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल NaOH कितना होता है? 1 मोल NaOH विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH, जो इसका मास है, molecular mass, that will be 23 plus 16 plus 1, 40 grams. और अगर 3 moles present हैं, तो 3 moles of NaOH means 40 into 3, that is equal to 120 grams of NaOH is present. Solvent पता चल गया, solute पता चल गया, तो इससे आपको जो solution है उसका मास पता चल जाएगा. So solution will be 1000 plus 120. This will be solution which will be equal to 1120 grams. और मोलैरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए था कि you have to calculate the volume of the solution in liters. और volume of the solution in liters कैसे निकलेगी? Number of moles, molarity will be, number of moles are given, 3 moles of NaOH divided by वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो वॉल्यूम जो निकालनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज द रिलेशन दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम.
और यहां से वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी एंड मास इज 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिवन है उसने. He has given the density that is equal to 1.110. So this will be number of moles of the solute per liters of the solution. लेकिन ये जो आई है 1120 divided by 1.110, this is the volume in milliliters. तो आपको convert करना पड़ेगा इसको liters में divided by 1000. So this will give you the molarity of the solution and this will be equal to, answer will be 2.9732, A ऑप्शन. देखिए इस क्वेश्चन में मोलैलिटी से शुरू किया उसने क्वेश्चन. मोलैलिटी गिवन है, उसने कहा है कि 3 मोलल NaH सॉल्यूशन इज गिवन. 3 मोलल NaH का मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ NaH इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. और मोलैलिटी निकालने को बोला. मोलैलिटी निकालने के लिए मोलैलिटी का रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन. लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि उसका मास क्या है सॉल्यूशन का. मास निकालने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस को ऐड अप करना पड़ेगा. सॉल्वेंट आपको लग गया यहां से पता 3 मोलल सॉल्यूशन से कि 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट इज देयर. लेकिन आपको जब ये निकालना है कि कितना सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट देखिए इसने कहा 3 मोल्स NaH के हैं. NaH के 1 मोल में 40 ग्राम्स होते हैं विच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH. 3 moles में 3 into 40 that is 120. 120 plus 1000 will give you 1120 grams of the solution. But still the problem is not solved because we want to calculate first of all volume of the solution, and volume will be calculated from this relation density is mass upon volume. So volume will be mass upon density, that is 1120 upon 1.110. But this will be in milliliters because density is given in milliliters. So you have to convert this value into liters because molarity is number of moles of solution, number of moles of the solute per liters of the solution. इसको liters में convert किया divided by 1000. So answer will be 2.9732 molar. So it will be A option. Next question is 73rd question, and 73rd question says कि how many grams of KCl would have to be dissolved in 60 gram H2O to give 20% by weight of the solution. 20% by weight of the solution. Now, percent by weight means percent by weight means 73rd question कि this is weight of solute. Percent by weight means weight of solute in grams divided by weight of solution into 100. This is percent by weight. Percent by weight means weight of the solute divided by weight of the solution in grams into 100. Now he is saying that how many grams of KCl? KCl is solute. कितना KCl डिसॉल्व करना पड़ेगा 60 ग्राम ऑफ वाटर में. वाटर इज सॉल्वेंट. लेट द वेट बी W. जो KCl डिसॉल्व करना पड़ेगा सॉल्यूट, लेट दैट बी W. वेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. कितना सॉल्वेंट है यहां पे 60 ग्राम ऑफ वाटर और इनटू 100. दिस इज इक्वल टू 20% by weight. That means this will be equal to 20. This equation you have to solve in order to calculate W, and this can be solved easily, and W will be equal to, in this case, 15. So it will be 15 grams. So just you have to remember this formula. ये formula याद होना चाहिए आपको. percent by weight equal to weight of the solute upon weight of the solution into 100. और weight of the solution क्या होता है? solute और solvent का weight मिला के is the weight of the solution. सॉल्यूट के बारे में पूछा कितना वेट डिसॉल्व करना पड़ेगा उसका KCl का, उसको मैंने W माना, और वेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी सॉल्यूट का वेट KCl का प्लस वाटर सॉल्वेंट का वेट इनटू 100, और ये 20% बनाना है तो इट विल बी 20 इक्वल टू 20. W के लिए सॉल्व की इक्वेशन एंड W विल बी इक्वल टू 15 ग्राम्स इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन
74th question. How many moles of Fe2 positive ions are formed when excess of iron is treated with 50 milliliter of 4.0 molar HCl under inert atmosphere? Assume no change in volume. तो सबसे पहले रिएक्शन आना चाहिए आपको कि Fe का HCl के साथ क्या रिएक्शन होगा. बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखना है सबसे पहले. Fe plus HCl. This is 74th question. And this will be equal to FeCl2 plus hydrogen. Balancing करें इसकी तो this will be Fe plus twice HCl giving you FeCl2 plus H2. This is the balanced equation. क्वेश्चन में देखिए एक वर्ड यूज हुआ है एक्सेस. व्हेन एक्सेस ऑफ आयरन, दैट मींस लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होना चाहिए. आयरन तो एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा. HCl. दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. इन दिस केस ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा because iron is in excess, so this will be limiting reactant and this will guide the formation of the products. इसके हिसाब से HCl के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनने हैं. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl2 निकाल लेंगे. उसने पूछे हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव बनने, Fe2 पॉजिटिव के कितने मोल्स बनने हैं. उसके लिए सबसे पहले हमने FeCl2 के मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं. FeCl2 के मिली इक्विवेलेंट्स निकल गए तो वो उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स Fe2 पॉजिटिव के होने हैं, बिकॉज FeCl2 dissociates to form Fe2 positive plus 2Cl negative. तो our aim should be, सबसे पहला एम हमारा ये होना चाहिए कि हमने मिली इक्विवेलेंट्स FeCl2 के कैलकुलेट करने. और FeCl2 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे. They will be equal to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, because HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है. जितना ये रिएक्ट होगा, जितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट होंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स इसके बनेंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स इसके बनेंगे. तो कहने का मतलब ये है इसमें कि अगर आप HCl के मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हो, सेम विल बी द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl2. सो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl2 एंड दे विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl जो रिएक्ट हुए हैं. और HCl के बारे में देखिए, मिली इक्विवेलेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 50 मिलीलीटर 4 मोलर HCl रिएक्ट हुआ है अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर. 4 मोलर मींस 4 नॉर्मल ओनली, बिकॉज HCl की जो वैलेंसी है दैट इज 1. तो 4 नॉर्मल आएगा HCl और वॉल्यूम विल बी 50 मिलीलीटर. So milli equivalents of HCl which are equal to milli equivalents of FeCl2 will be equal to 4 into 50, that is equal to 200 milli equivalents of HCl or 200 milli equivalents of FeCl2. They are one at the same thing. लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे moles of Fe2 positive, not the milli equivalents of Fe2 positive. We require moles of Fe2 positive. सबसे पहले यहां पे जो मिली इक्विवेलेंट्स आए हैं उनको ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कीजिए. ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल बी 1/5 ग्राम इक्विवेलेंट्स. नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन फॉर्मूला कि मोल्स अगर निकालने हो और ग्राम इक्विवेलेंट्स से निकालने हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आपको गिवन हो तो मोल्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स, जितने भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे अपॉन n फैक्टर या फिर अपॉन द वैलेंसी. किसके बारे में बात हो रही है. Fe2 पॉजिटिव के बारे में. और Fe2 पॉजिटिव की वैलेंसी कितनी है 2. Fe2 पॉजिटिव की वैलेंसी कितनी होगी 2 ओनली. सो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल चुके हैं आपके 1/5. सो मोल्स विल बी इक्वल टू 1/5, साथ में नीचे वैलेंसी, तो इट विल बी 2. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1 moles of Fe2 positive will be formed. You have to remember this formula in order to calculate the moles, gram equivalents upon valency
or upon acidity or basicity, whatever be the case, that will be the number of moles. एक बार फिर देखिए इस क्वेश्चन को, उसने कहा है कि Fe और HCl रिएक्ट हो रहे और बन रहा है FeCl2 और हाइड्रोजन. दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा. और उसने कहा है यहां पे इस क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ आयरन, इस वर्ड का बहुत यूज है इसमें कि एक्सेस ऑफ आयरन इज देयर. दैट मींस HCl पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, आयरन कंज्यूम नहीं होगा पूरा, बिकॉज आयरन एक्सेस में है. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैज टू बी HCl इन दिस केस. और HCl विल गाइड, HCl के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनेंगे. जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स HCl के रिएक्ट होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके बनेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बनेंगे, बाय लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो मैंने यहां पे सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने FeCl2 के, या मिली इक्विवेलेंट्स निकालने FeCl2 के. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCl2 which are equal to milli equivalents of Fe2 positive, these milli equivalents should be equal to milli equivalents of HCl. जितने मिली इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट हुए होंगे उतने इसके बनेंगे, इसलिए मिली इक्विवेलेंट्स HCl के मैं निकाल लूंगा. मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl विल बी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl. मोलैरिटी गिवन है HCl की विच इज 4, नॉर्मेलिटी भी उतनी ही होगी. तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स 200 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए हैं, और इन मिली इक्विवेलेंट्स को कन्वर्ट किया इनटू ग्राम इक्विवेलेंट्स, डिवाइड किया 1000 से, इट केम आउट टू बी 1/5. उसके बाद ये निकल गए ग्राम इक्विवेलेंट्स. मोल्स कितने आएंगे, मोल्स निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स 1/5. वैलेंसी ऑफ Fe2 पॉजिटिव और FeCl2 के केस में वैलेंसी विल बी 2. So divided by valency also it will be 1/10, which is equal to 0.1 moles of Fe2 positive. So answer will be B, 0.1. 25th question is, on dissolving 1 mole each of the following acids in 1 liter water, the acid which do not give a solution of 1 normal strength is. So mind it, it is do not give a solution of 1 normal strength. So 75th question. क्वेश्चन नंबर 75. आपको पता है रिलेशन पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी. नॉर्मेलिटी is equal to molarity into valency or basicity in case of acid. तो वन नॉर्मल, वन इसने कहा है 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स 1 लीटर में. तो कितनी मोलैरिटी होगी है 1 मोल ऑफ ईच इन दी 1 लीटर वाटर. दैट मींस मोलैरिटी हैज टू बी 1 इन ईच केस. 1 मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हर एक में, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल कब आएंगे, अगर मोलैरिटी 1 मोलर है तो नॉर्मेलिटी विल ऑल्सो बी 1 नॉर्मल. कब होगा ये कब हो सकता है 1 नॉर्मल स्ट्रेंथ, जब बेसिसिटी जिस केस में इज इक्वल टू 1. तो जिस केस में बेसिसिटी या वैलेंसी 1 आ रही है उस केस में तो नॉर्मेलिटी भी 1 आ जाएगी. लेकिन जिस केस में बेसिसिटी 1 से छोड़ के कुछ और है तो उस केस में नॉर्मेलिटी 1 नहीं आएगी, 1 नॉर्मल स्ट्रेंथ वाली एसिड ऑब्टेन नहीं होगा. तो ए में देखिए HCl बेसिसिटी 1, सेकंड में देखिए HClO4 बेसिसिटी 1, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं सेकंड में. थर्ड में देखिए HNO3, सो इट विल बी 1. डी में H3PO4 3, सो नॉर्मेलिटी विल बी 3 नॉर्मल. वी विल नॉट ऑब्टेन a solution of 1 normal strength in case of H3PO4. So answer will be D. 75th question, answer is D. Next question is 76th question. To neutralize completely 20 milliliter of 0.1 molar aqueous solution of phosphorus acid H3PO3, the volume of 0.1 molar aqueous KOH solution required is. This question involves phosphorus acid. आपको पता होना चाहिए बेसिसिटी क्या होती है phosphorus acid की H3PO3 की. Structure of phosphorus acid is this, H3PO3.
तो इसमें बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस. तो बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड इज 2. ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि बेसिसिटी इज 2. उसके बाद क्वेश्चन देखिए कि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरस एसिड की न्यूट्रलाइजेशन हो रही है विद एक्वस KOH सॉल्यूशन. तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स आपको बराबर करने हैं इस केस में. दिस इज 76 क्वेश्चन. दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स यू हैव टू इक्वेट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फास्फोरस एसिड H3PO3 के एंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ तो H3PO3 को कंसीडर करें पहले. H3PO3 के मिली इक्विवेलेंट्स विल बी नॉर्मेलिटी, लेकिन ये मोलैरिटी है. मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, दैट विल बी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO3. और वॉल्यूम कितनी गिवन है इसकी? 20 मिलीलीटर. नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ये आ गई. दिस इज द milli equivalents of H3PO3, they should be equal to milli equivalents of KOH, or equivalents milli equivalents of KOH will be normality. KOH में normality और molarity equal होंगे, तो 0.1 into volume in milliliters of KOH. तो V milliliters अगर इस इक्वेशन से निकालना है, V milliliters will come out to be 40 milliliters. तो ऐसे क्वेश्चंस में जस्ट आपने मिली इक्विवेलेंट्स ही बराबर किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मेन पार्ट ये है कि H3PO3 का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि इट हैज 2 वैलेंसी. तो उसके बाद कुछ नहीं है कि नॉर्मेलिटी ले ली. नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी, 0.1 into 2 into वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑफ H3PO3, इक्वेट कर दिया विद मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH, 0.1 into V milliliters. V milliliters will come out to be 40 milliliters, and answer is C. 76 का answer is C. Question is 77th question. If a mixture containing 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen is converted completely into ammonia, the ratio of initial and final volumes under the same temperature and pressure would. So nitrogen और हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रिएक्शन, और दैट टू इन द बैलेंस्ड फॉर्म. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिएक्ट टू फॉर्म NH3. तो बैलेंसिंग करें तो इट विल बी थ्राइस H2 एंड ट्वाइस NH3. और इसने पूछा है यहां पे कि इफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज गिवन, to they are completely converted into ammonia, the ratio of initial and final volumes under the same temperature and pressure. So under the same temperature and pressure, initial volumes 3 plus 1 4 volumes, और final volumes जो हैं they are completely reacting to form 2 volumes of NH3. So what should be the ratio? 4:2. 4:2 means it will be 2:1. Ratio will be 2:1, so answer will be C option. Next question is 78th question. The weight of 350 milliliter of a diatomic gas at 0 degree Celsius and 2 atmosphere pressure is 1 gram. The weight of one atom is 78th question में you have to use the relation PV is equal to nRT. Pressure is given and pressure is 2 atmosphere pressure, volume is given 350 milliliter, temperature is given 0 degree Celsius. उसको आपको convert करना पड़ेगा into Kelvin scale. कैसे करेंगे? ऐड करेंगे 273 उसमें, और 273 केल्विन विल बी द टेम्परेचर. और यहां से आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, दैट पर्टिकुलर गैस हैज टू बी कैलकुलेटेड. PV इज इक्वल टू nRT. PV इज इक्वल टू n. n नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास इंटू R इंटू T. यू हैव टू कैलकुलेट m, और उसके बाद निकालेंगे हम लास्ट में वेट ऑफ वन एटम. सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट हैज टू बी कैलकुलेटेड. m विल बी इक्वल टू W R T divided by P into V. Now this W is 1 gram
और क्योंकि प्रेशर आप एटमॉस्फेयर में ले रहे हो और वॉल्यूम को आप लीटर्स में लोगे, और अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर्स में हो, तो आर की वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर विल बी 0.082. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन्स में कन्वर्ट करेंगे, ऐड करेंगे 273, 0 प्लस 273 विल गिव यू 273. प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर एंड माइंड इट वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स. अगर यहां पे आप मिलीलीटर्स में रख देते हो, 350 रखोगे और आर ले रहे हो 0.082, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि आर यहां पे 0.082 है, इसके यूनिट्स हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो वॉल्यूम हैज टू बी इन लीटर्स. 350 को आपको मिलीलीटर्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू लीटर्स. 350 डिवाइडेड बाय 1000, ये अगर सॉल्व करें दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, और इट विल बी इक्वल टू approximately it is 32 grams. So you have calculated the molecular mass of a diatomic gas. It is a diatomic gas and its mass is 32 grams. Let the gas be X2. इसका मास निकला है molecular mass 32 grams. It will be actually 32 grams वाली वे होती कौन सी गैस है? ऑक्सीजन O2 है ये वैसे. तो X2 ले लेते हैं इसको. X2 is equal to 32 grams. How many atoms? अगर एक मोल ले इसका, 32 grams means 1 mole of X2. कितने molecules? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules का मास जो है that is 32 grams. और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं इस केस में? 2 एटम्स. तो इतने में कितने हो जाएंगे? 2 into n. लेट इट बी एवोगैड्रो नंबर बी रिप्रेजेंटेड बाय n ओनली. तो 2n एटम्स, 2n एटम्स का जो मास है दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम्स. और एक एटम का मास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 2 into n, दैट इज इक्वल टू 16 by n. This will be mass of one atom. 16 by n, A option. एक बार फिर देखिए इसको ध्यान से. 78th question. The weight of 350 milliliter of a diatomic gas at 0 degree Celsius and 2 atmosphere pressure is 1 gram. The weight of one atom is. First aim should be to calculate the molecular mass of the gas. क्योंकि molecular mass अगर पता चलता है तभी आप मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हो, तभी आप एटम्स का मास निकाल सकते हो. और इस केस में मॉलिक्यूलर का मास जब निकालना है तो यू हैव टू यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एम विल बी इक्वल टू WRT upon PV because n number of moles are weight upon the molecular mass of that gas. तो m will be WRT upon PV. अब वैल्यूज डाली है मैंने इसमें. W is equal to 1 ग्राम गिवन है. R will be 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन्स में कन्वर्ट किया, दैट इज 273. और 2 इज एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर. वॉल्यूम 350 मिलीलीटर्स, इसको कन्वर्ट किया इनटू लीटर्स. 350 डिवाइडेड बाय 1000 और दिस केम आउट टू बी approximately it will be 32 grams because actual answer is 31.98, so you will take it as 32 only. So X2 जो डायटोमिक गैस है उसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 32 ग्राम्स आ रहा है. जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी सब्सटेंस का वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 1 मोल के. तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट गैस. और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम्स है. और एटम्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, डायटोमिक गैस है. तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है दैट इज 32 ग्राम्स. एक एटम का मास जो होगा दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n, दैट इज 16 बाय n. सो इट विल बी ए ऑप्शन 16 बाय n. नेक्स्ट क्वेश्चन 79th क्वेश्चन. And it says that 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 milliliter of its solution. The molarity of urea solution is. You have to calculate the molarity. और molarity निकालने के लिए number of moles चाहिए होते हैं सबसे पहले हमें. Solute के
number of moles. लेकिन he has given in this case molecules, और molecules को moles में कैसे convert करोगे? वैसे तो formula आपको बताया मैंने कि you have to just divide the number of molecules by the Avogadro number, उससे number of moles आ जाएंगे. So number of moles will be equal to जितने molecules हैं 6.02 into 10 raised to power 20 divided by 6.022 into 10 raised to power 23. These are the number of moles. और साथ में नीचे चाहिए होता है आपको मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो मोलैरिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 number of moles divided by volume of the solution in liters, और volume of the solution दी हुई है यहां पे मिलीलीटर्स में 100 मिलीलीटर्स. इसको कन्वर्ट करोगे आप लीटर्स में. So this will be 10 raised to power -2, that will be the molarity of urea solution. 10 raised to power -2 means 0.01 molar. This will be the answer. So it is B option. इसमें कुछ नहीं किया, बस मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट किया, और आपको मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो आपने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है. दैट विल गिव द मोल्स ऑफ दैट मच मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 80th क्वेश्चन, और इसमें कहता है कि टू गैसियस सैंपल्स वर एनालाइज्ड. वन कंटेन्ड 1.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड 3.2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. एक सैंपल में 1.2 ग्राम कार्बन है और 3.2 ग्राम्स ऑक्सीजन है. द अदर कंटेन्ड 27.3% कार्बन एंड 72.7% ऑफ ऑक्सीजन. द एक्सपेरिमेंटल डेटा आर इन अकॉर्डेंस विद. इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का आप रेशियो निकाल लीजिए बाय वेट. दोनों सैंपल्स में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, अगर वो रेशियो सेम आ रहा है तो इट विल बी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, एक ही बात होती है. तो आंसर विल बी वैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, क्योंकि रेशियोज जो हैं दोनों के, जो रेशियो ऑफ इनका एलिमेंट्स का रेशियो आ रहा है बाय वेट, वो सेम आ रहा है दोनों में. फर्स्ट सैंपल में देखिए कार्बन और सेकेंड इज ऑक्सीजन, इनका जो रेशियो निकालें दैट विल बी इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 3.2, और इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू 0.375. so this is the ratio in first sample 1.2 divided by 3.2 and this is equal to 0.375. second sample में निकालें अगर 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7, क्योंकि परसेंटेजेस जो हैं वही रेशियो होगा उनका कार्बन और ऑक्सीजन का. तो 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0.375. so ratios are same, so law of it will be law of definite proportions, law of constant composition, B option. 80th का B option. next question is 81st question. 25 milliliter of a solution of barium hydroxide on titration with a 0.1 molar solution of HCl gave a titer value of 35 milliliters. The molarity of barium hydroxide solution was. In this case you have to write the equation, normality equation use होनी है इस क्वेश्चन में. N1V1 is equal to N2V2. Question number 81st. N1V1 is equal to N2V2. बेरियम हाइड्रोक्साइड कहता है 25 मिलीलीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विद a 0.1 molar solution of HCl gave a titer value of 35 milliliter. और मोलैरिटी पूछी हुई है इसने बेरियम हाइड्रोक्साइड की. तो ये निकालने के लिए सबसे पहले देखिए आपको, ये लेट इट बी दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड लेट दिस बी HCl.
HCl की टाइटर वैल्यू का मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड इज 35 मिलीलीटर्स और नॉर्मेलिटी ऑफ HCl विल बी इक्वल टू इट्स मोलैरिटी ओनली, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी और HCl की वैलेंसी विल बी 1 ओनली, सो इट विल बी 0.1 ओनली नॉर्मल ऑफ HCl. In case of hydroxide, you have to calculate the normality of barium hydroxide. Volume used in this case is 25 milliliters. If you calculate the normality in this case, that will be equal to 0.14. लेकिन उसने पूछा बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी निकालिए. आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी इन दिस केस. What is the acidity in this case? How many hydroxyl ions are there? Replaceable? 2 hydroxyl ions, so acidity will be 2. So molarity into 2 is equal to normality and it is equal to 0.14. So M can be calculated 0.14 divided by 2, that will be equal to 0.07. So answer will be A in this case. जब भी टाइट्रेशंस वाले क्वेश्चंस हैं तो यू हैव टू यूज इन मोस्ट ऑफ द केसेस N1V1 इज इक्वल टू N2V2. एसिड और बेस हो तो न्यूट्रलाइजेशन ही रही है यहाँ पे, तो एसिड एंड बेस के लिए यू हैव टू यूज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2.